है। बच्चों आपको पता है कि पेलेग्रा क्या होता है? पेलेग्रा आपने कहना है कि आपका एक तरह का वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हम पेशेंट के अंदर डायमेंशिया देखते हैं, डायरिया देखते हैं, डर्माटाइटिस देखते हैं। और डर्माटाइटिस मेनली किस में देखते हैं? जो सन एक्सपोज्ड एरिया होते हैं। जब आपका सन एक्सपोज्ड एरिया होता है तो उसके नतीजे में आपने कहना आप कैजुअल नेकलेस देखते हो, तो हाइपर पिगमेंटेशन देखते हो, ब्लिस्टरिंग देखते हो, तो ये आपने कहना है बच्चों, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये विटामिन बी थ्री हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? हमने ये कहना है कि ये डिसलिपिडीमिया के अंदर यूज कर सकते हैं। डिसलिपिडीमिया वो कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी के अंदर जो गंदे लिपिड्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और ये आपकी बॉडी के अंदर एचडीएल के लेवल को ज्यादा करती है और एलडीएल के लेवल को कम करती है। इसका काम ये होता है, वीएलडी और एलडीएल के लेवल को क्या करती है, एक तरह की काम करती होती है। उसके बाद बच्चों आपने ये कहना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी होती है तो उसके अंदर क्या वजह है? आपने कहना है कि ये बेसिकली ट्रेप्टोफान होता है जो विटामिन बी थ्री करवाता होता है। अब देखें अगर विटामिन बी थ्री की ट्रेप्टोफान की कमी हो जाए, फॉर एग्जांपल वो ब्लड के अंदर जा ही नहीं रही ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन, और किडनी के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिड से रीअब्सॉर्ब ही नहीं हो रही क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या होगा कि विटामिन बी थ्री आपके स्टूल और यूरिन के अंदर जा रही है, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर कम रह रही है, जिसकी वजह से हम क्या देखते होते हैं? आपने कहना होता है कि इस डिजीज को हम कहते होते हैं हार्टनप डिजीज। और इसके अंदर कौन से अमाइनो एसिड का डिफेक्ट होता है? न्यूट्रल अमाइनो एसिड का डिफेक्ट होता है। और अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि ट्रेप्टोफान किस अमाइनो एसिड के अंदर आते हैं, आपने कहना न्यूट्रल अमाइनो एसिड के अंदर आते होते हैं। दूसरी बात बच्चों आपने ये कहनी है कि अगर कोई बंदा आइसोनायाजाइड की टैबलेट ले रहा है तो आपने कहना टीबी के लिए ड्रग यूज करता है, उसके अंदर भी कमी हो सकती है। तीसरे नंबर पे बच्चों आपने ये बात करनी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे को कार्सिनेट सिंड्रोम है, क्योंकि कार्सिनेट सिंड्रोम के अंदर जो ट्रेप्टोफान होता है वो नायासिन के अंदर तब्दील नहीं होता, बल्कि सारे का सारा ट्रेप्टोफान जो होता है वो सेरोटोनिन के अंदर तब्दील होता है। जब सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है तो सीरोटोनिन की वजह से क्या होता है? आपने कहना है वीजिंग होती है, फेशियल फ्लशिंग होती है, और उसके बाद आपने कहना है कि आपका ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो एक तरह का डैमेज हो सकता है। इसके बाद आपने कहना है कि इसकी अगर एक्सेस अमाउंट ले लें तो क्या होता है? आपने कहना डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है, आपने कहना हाइपरयूरिसीमिया हो सकता है, गाउट हो सकता है, आपने कहना फेशियल फ्लशिंग हो सकती है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होती है। इससे रोकने के लिए हम एस्प्रिन देते होते हैं या फिर एनसेड यूज करते होते हैं, ठीक हो गया बच्चों। और उसके बाद आपने कहना होता है कि अगर इसकी हो, पोडेग्रा का क्या मतलब है? आपने कहना है कि पोडेग्रा का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि आपका एक तरह का बिग टो जो है, बड़ा अंगूठा जो है वो एक तरह का इन्वॉल्व हो चुका है। जब बंदा डायमेंशिया के अंदर जाता है तो डायमेंशिया के अंदर बंदा जो है वो एक तरह का मतलब कि डिल्यूजन्स थॉट्स लेके आता है, हेलुसिनेशंस आ जाते हैं बंदे के, ये सारी कुछ देखने को मिलता होता है। तो ये बच्चों सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे। आई आईफोन तुम्हारा माइक ऑन है, अपने आप को म्यूट करो। तो देखें बच्चों, आल्सो कॉल्ड नियासिन निकोटीनिक एसिड, ठीक है। आपने कहना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएडीएच एनएडीपी, रिडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करता होता है। ड्राइव फ्रॉम द ट्रेप्टोफान, सिंथेसिस रिक्वायर विटामिन बी टू सिक्स। मैंने आपको एमसीक्यूज बनाने का तरीका भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। उसके बाद डिसलिपिडीमिया के अंदर इस्तेमाल होता है, वीएलडीएल को कम करता है, एचडीएल को ज्यादा करता होता है, थ्री एटीपी बनाता है। आगे देखें, ग्लोसाइटस हो सकता है, सीवियर डेफिशिएंसी क्या होती है? बी थ्री लीड टू प्लेग्रा विच कैन लीड टू काज बाई द हार्टनप डिजीज, आपको बताया। मेलिग्नेंट कार्सिनेट सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, जिसके अंदर क्या होता है? हाई ट्रेप्टोपान मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सीरोटोनिन के अंदर तब्दील होता है। या फिर आइसोनाइजर क्या काम करता है? विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी करवाता है। सिम्टम्स ऑफ बी थ्री डेफिशिएंसी क्या होता है? प्लेग्रा, थ्री डायरिया, डेमेंशिया, उसके अंदर हेलुसिनेशन इसको आती है, डर्माटाइटस आता है। उसके बाद आपने कहना है सी थ्री सी फोर जो है वो डर्माटोम्स, इसके अंदर यहाँ पे कौन सा होता है? सी थ्री और सी फोर डर्माटोम्स होते हैं जहाँ पर ये बात कर रहा है। उसके बाद आपने कहना ब्रॉड कॉलर रैश होते हैं, कैजुअल नेकलेस होता है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, सन एक्सपोज लिंक्स होता है। हार्टनर डिजीज के अंदर क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डेफिशिएंसी होता है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ट्रेप्टोफान। आपने कहना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिड ट्यूब्यूल्स डैमेज हो जाती है, इधर से नहीं होता, या फिर इंटेरोसाइड से रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा होता, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स कहाँ जाएंगे? उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी गट से, और ट्रेप्टोफान जो होंगे वो जनाब आपके एक तरह के नायासिन के अंदर तब्दील नहीं हो गए, जिसकी वजह से प्लेग्रा के सिम्टम्स आ जाएंगे। ट्रीट विद हाई प्रोटीन एंड निकोटीनिक एसिड, मतलब इसके अंदर हम क्या देंगे? विटामिन बी थ्री बाहर से देंगे। आगे क्या है? प्लेग्रा आपने कहना होता है कि क्या है? एक तरह का इसकी डेफिशिएंसी की डिजीज है, बढ़ जाएगा तो प्लेग्रा कहते होते हैं। फेशियल फ्लशिंग होती है, इंड्यूस्ड बाय प्रोस्टाग्लैंडिन, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बाय हिस्टामिन। कहना अवॉइड बाय टेकिंग एस्पिरिन बिफोर नायासिन। हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरयूरिसीमिया करवाते होते हैं। अब हम आते हैं जनाब नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि विटामिन बी फाइव क्या होता है। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है, वरना आगे कंटिन्यू करें। जी बच्चों क्लियर है? एक बात अपने जहन के अंदर रख लें, आपका विटामिन का पोर्शन सबसे हाई यील्ड है। विटामिन का जो पोर्शन है वो सबसे हाई यील्ड है। एग्जामिनर विटामिन से आपका लाजमी क्वेश्चन पूछ रहा होता है, ठीक है। एग्जामिनर कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाँ जी जनाब आपका विटामिन में से क्वेश्चन ना पूछा, तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना, आपने इसको लाजमी एक तरह का नोट करना है, ठीक हो गया।
अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो क्या, आपका एक तरह का विटामिन B5 है। विटामिन B5 मतलब क्या, पंजाबी में हम क्या कहते हैं, पांच या पांच। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने कहना इसका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, पेंटाथोनिक एसिड होता है। क्या होता है, एक तरह का पेंटाथोनिक एसिड होता है। ये भी कोई इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कहना है कि विटामिन B5 जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, पेंटाथोनिक एसिड होता है, जिसको बोलते हैं विटामिन B5। अब देखें, ये यहाँ पर आपका एक तरह का हेल्प करता होता है। आपने कहना है पहले नंबर पे, बच्चों सर सुना था वो एक पेज करते हैं बस विटामिन का, लेकिन अब समझ आया डिटेल में करना है। अच्छा जी, ठीक हो गया। जो कहते हैं ना एक पेज करना है सिर्फ विटामिन का, वो एक पेज नहीं करना। ठीक हो गया। ओके जी। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, के एक तरह का इसके अंदर, कि फॉर एग्जांपल विटामिन B5 की हम बात कर रहे थे। आपने ये कहना होता है बच्चों कि ये आपका एक तरह का पायरोवेट जो है, पायरोवेट जो है वो किसके अंदर तब्दील होता है, एसिटाइल कोए के अंदर तब्दील होता है। एसिटाइल कोए के अंदर तब्दील होता है, पायरोवेट को जो एसिटाइल कोए के अंदर तब्दील करवाता है। यहाँ पे जो इंजाइम होता है वो क्या होता है, आपने कहना पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम होता है। जो को फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं वो क्या होता है, आपको पता चल गया विटामिन B1 होता था, आपको पता चल गया विटामिन B2 होता था, आपको पता चल गया विटामिन B3 भी होता था। ठीक है। और यहाँ पे एक और विटामिन है, विटामिन B5 भी। विटामिन B5 भी, ये भी आपने याद रखना है कि विटामिन B5 भी जो होते हैं वो भी जनाब आपके पायरोवेट को एसिटाइल कोई के अंदर तब्दील करवाने में हेल्प करते होते हैं, नंबर वन। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि विटामिन B5 आपकी फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर भी हेल्प करता है। अब मैं दोबारा फिर उस रिएक्शन की तरफ ले जाता हूँ और आपको वहां पे लिखा हुआ बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। जस्ट इमेजिन करें बच्चों, 1 मिनट जी, यहाँ पे देखें क्या ये लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, क्या है कि विटामिन B1, B2, B3 और B5 लिखा हुआ ना, कि ये क्या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के अंदर क्या काम करते हैं, एज अ कोफैक्टर के तौर पर काम करते हैं। तो ये आपने याद करना है। उसके अलावा विटामिन B5 क्या काम करता है, आपने कहना है कि विटामिन B5 जो होता है वो जनाब आपका फैटी एसिड की सिंथेसिस करवाता होता है, विटामिन B5। इसके अलावा बच्चों आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि अगर इस बंदे के अंदर विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हो जाती है, सिर्फ सिंगल बात को याद रखो कि विटामिन B5 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा। आपने यार क्या कहना है कि विटामिन B5 की डेफिशिएंसी क्या करवाती है, आपने कहना है कि आपकी डर्माटाइटिस करवा सकती होती है बच्चों, नंबर वन। नंबर टू आपने कहना है कि आपकी मैदे की इन्फ्लामेशन करवा सकती है, जिसको हम एंट्राइटिस कहते होते हैं। क्या कहते हैं, एक तरह का एंट्राइटिस कहते होते हैं। नंबर थ्री आपने ये कहना होता है बच्चों कि इसके अंदर हेयर फॉल हो सकता है, जिसको आप एलोपेशिया कहते होते हो। नंबर फाइव सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपने कहना एड्रीनल इंसुफिशियंसी हो सकती है। किसी बंदे को पता है एड्रीनल इंसुफिशियंसी क्या होता है, शाबाश। कोई ऐसा बच्चा जिसको पता हो कि हाँ जी जनाब एड्रीनल इंसुफिशियंसी क्या होता है, कोई ऐसा बंदा जिसको जनाब पता हो कि एड्रीनल इंसुफिशियंसी क्या होता है। शाबाश। देखो बच्चों, एड्रीनल इंसुफिशियंसी वो कंडीशन होती है जिसके अंदर बच्चों आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि नो एंड्रोजन, सिर्फ एंड्रोजन की बात नहीं करनी। आपने कहना है कि देखें, अगर ये एड्रीनल ग्लैंड है ना बच्चों, इसको मैं बिल्कुल इजी वर्ड्स के अंदर बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये एड्रीनल ग्लैंड है ना, एड्रीनल ग्लैंड से आपके एक तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं। इसके अंदर मेनली कौन से हार्मोन पैदा होते हैं, आपने कहना एल्डोस्टेरोन भी पैदा होता है, आपने कहना कोर्टिसोल भी पैदा होता है, और यहाँ पे आपका सेक्स हार्मोन भी पैदा होता है। कौन सा आपका सेक्स हार्मोन भी पैदा होता है। अब देखें बच्चों, एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल आपको सिंपल अल्फाज के अंदर अगर भी मैं यही बता सकता हूँ, मैं फुल डिटेल के अंदर नहीं जा सकता। ठीक हो गया। आपने कहना है कि एंड्रोजन और जो कोर्टिसोल होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर को ज्यादा करते हैं। क्या काम करते हैं, एक तरह का ब्लड प्रेशर को ज्यादा करते होते हैं। और साथ एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं, सोडियम को ब्लड के अंदर लेके जाता है। ठीक है, सोडियम को ब्लड के अंदर लेके जाता है। इसके बाद ब्लड प्रेशर को ज्यादा करने के साथ साथ ये क्या काम करते होते हैं, ब्लड ग्लूकोज को भी मेंटेन करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को भी मेंटेन करते होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। और इसके अलावा सेक्स हार्मोन पता है कि आपको क्या करते हैं, आपके एक तरह का टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ज्यादा करते होते हैं। अब आप खुद सोचें, अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर एड्रीनल इंसुफिशियंसी हो जाए, तो क्या उस बंदे के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, ये नॉर्मल होगा? तो हम क्या देखेंगे, ब्लड प्रेशर कम, ब्लड प्रेशर कम, नंबर वन। नंबर टू, ये सोडियम को आपके ब्लड के अंदर लेके जाते हैं। तो क्या सोडियम आपको ब्लड के अंदर जाएगा? सोडियम आपका ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, कम जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, साल्ट क्रेविंग देखते हैं, बंदा नमक खाएगा बार बार। नंबर थ्री, आपने क्या देखना है, आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि बंदे की ब्लड ग्लूकोज क्या होगी, एक तरह की कम होगी। ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो एक तरह का कम होता है। ठीक होगा। नंबर फोर, आपने कहना है कि सेक्सुअल जो हार्मोन हो गए वो भी कम हो गए। अब बच्चों आपने एक बात अपने जहन के अंदर रखनी है
कि अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछे, इस तरह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, जस्ट इस तरह समझें कि एग्जामिनर ये कहे कि आपका अ 35-year-old फीमेल प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ द नोजिया वॉमिटिंग abdominal पेन, nausea, vomiting, abdominal pain, and with sweating. Upon investigation, sorry, मैं दोबारा बता, a 35-year-old female present to you with complaint of the nausea, vomiting, and abdominal pain, and the patient also has the salt craving. The patient also has the salt cravings, and other than that, upon investigation, there is a blood glucose level is a 60 milligram per deciliter. The blood pressure of the patient is the 60/40. Blood pressure of the patient is the 60/40. Which of following vitamin deficiency can lead these type of the symptoms in this patient? हाँ जी बच्चों, कौन से आपके विटामिन जो हैं वो जनाब ये डेफिशिएंसी करवा सकते हैं? तो आपने कहना है कि वो है विटामिन B5 की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से आप एड्रिनल इंसफिशिएंसी देख सकते हो। क्लियर है? ओके बच्चों, तो यही बात आपने याद करना है। डर्माटाइटिस हो गया, उसके बाद आपने कहना है इंट्राइटिस हो गया, उसके बाद एड्रिनल इंसफिशिएंसी हो गया, उसके बाद बच्चों आपने कहना है कि इस बंदे को क्या होगा, मतलब सुइयां चुभेंगी पैरों के ऊपर, जिनको विटामिन B5 की डेफिशिएंसी होती है, इसको प्रेस्थीसिया वगैरह कहते हैं कि ये हो सकता है। तो देखें जी, अब मैं एक बार सारे का सारा रिपीट कर देता हूँ कि विटामिन B5 की वजह से क्या होगा। आपने कहना है तो विटामिन B5 का जो दूसरा नाम होता है वो कहता है पेंटाथोनिक एसिड, नंबर 1। नंबर 2 आपने क्या कहना होता है कि ये पायरोवेट को किस में तब्दील करता है, एसिटाइल को एक अंदर तब्दील करता होता है। नंबर 3 आपने क्या काम करना होता है बच्चों, आपने कहना होता है कि ये जनाब आपकी फैटी एसिड की सिंथेसिस करवाता है। किसी बुक में सिर्फ ये 3 बातें लिखी, इससे आगे लिखी भी नहीं हुई, लेकिन आपने क्या करना है कि ये आगे वाली कुछ बातें याद कर लेनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पेंटाथोनिक एसिड है, विटामिन B5 है, कंपोनेंट ऑफ अ कोएंजाइम को ए है। उसके बाद आपने कहना फैटी एसिड की सिंथेसिस करवाता है। डर्माटाइटिस, एंट्राइटिस, एलोपेशिया, एड्रिनल इंसफिशिएंसी में लीड टू बर्निंग सेंसेशन ऑफ द फीट, ये आपका करवा सकता है। आगे हम चलते हैं विटामिन B6 की तरफ के विटामिन B6 क्या होता है। देखें बच्चों, विटामिन B6 का जो दूसरा नाम होता है इसको हम कहते हैं पेरिडॉक्सिन। विटामिन B6 सर के लोगों को हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, उनमें भी B5 कम हो तो है बच्चे, उनमें विटामिन B5 आप कम कहो वो नहीं होता इतना, क्योंकि विटामिन B5 के कम होने के जो चांसेस होते हैं वो रेयर होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते। विटामिन आप देख सकते हो कि उनके अंदर कहीं डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये हो सकता है। उसके बाद विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये होता है कि डायबिटिक के पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम ये देखते होते हैं। तो पहले हिस्ट्री लें, डायबिटीज की तो नहीं है, या कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवाएं, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। तीसरे नंबर पे आप विटामिन की तरफ आए, विटामिन B9 और विटामिन B12 और दूसरा कुछ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत रेयर चांस होता है कि विटामिन B5 की वजह से जनाब आपको बर्निंग सेंसेशन और ये सारा कुछ देखने को मिले। अब हम आते हैं बच्चों विटामिन B6 की तरफ। अदर नेम ऑफ द विटामिन B6 इज अ पेरिडॉक्सिन। देखो बच्चों, यहाँ पे ये कितना लिखा होगा, अगर आप इसको रट्टा लगाओगे तो आपके जहन से सब कुछ निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपने कहना है कि विटामिन B6 जिसका नाम होता है पेरिडॉक्सिन, इसको इसकी एक एक्टिव फॉर्म के अंदर तब्दील किया जाता है जिसका नाम होता है पेरिडॉक्सिल फास्फेट। क्या कहते हैं, एक तरह का पेरिडॉक्सल फास्फेट। आपने कहना है पेरिडॉक्सल फास्फेट होता है जिसके अंदर हम तब्दील करते होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, आपने ये कहना होता है कि ये कुछ रिएक्शन के अंदर हेल्प करता होता है विटामिन B6 से। बच्चों मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या विटामिन B6 आपके नियासिन बनाने में हेल्प करता है? शाबाश, ये बताइएगा। क्या विटामिन B6 आपके नियासिन की बनाने में हेल्प करता था कि नहीं करता था? शाबाश। तो आपको पता है कि विटामिन B6 का काम करता है, नियासिन बनाने में हेल्प करता है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे आपने नहीं रहना, यहाँ पे रहोगे तो रट्टा है, रट्टा हमने लगाना नहीं है, हमने करना है कंसेप्ट से याद। आपको एक एक चीज की समझ आनी चाहिए कि भाई जो हम बात कर रहे हैं उसका कोई लॉजिक भी बनता है कि नहीं बनता, और वो लॉजिक देखने के लिए देखें हम कहाँ पे जा रहे हैं। अब देखें ये यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ ट्रेप्टोफान कहाँ में तब्दील है, नियासिन, और क्या चाहिए, विटामिन B6 चाहिए। हिस्टाडीन से क्या बनता है, हिस्टामिन। आपका हिस्टाडीन से हिस्टामिन विटामिन B6। ग्लाइसिन से क्या बनता है आपका, हीम, मतलब हीमोग्लोबिन को बनाने में भी ये काम करता है। ठीक हो गया, विटामिन B6। ग्लूटामेट से क्या बनता है, गाबा और ग्लूटाथायोन। कौन बनाता है, विटामिन B6। ठीक हो गया बच्चों। तो अब यहाँ पे आपने मुझे ये बताना है कि हाँ जी जनाब, कौन कौन सी चीजें जो है वो विटामिन B6 बना रहा है। नंबर 1 बच्चों, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि विटामिन B6 से क्या बनता है, आपने कहना है कि ग्लूटाथायोन बनता है। लिखोगे, विटामिन B6 से क्या बनता है, आपने कहना गाबा बनता है। विटामिन B6 से क्या बनता है, आपने कहना हीम बनती है। और हीम क्या है, ये जनाब आपकी हीमोग्लोबिन है। अगर हीम की कमी होगी या हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो बच्चों अनीमिया होगा कि नहीं होगा? शाबाश बच्चों, मुझे ये बताइएगा। और खून की कमी अनीमिया हो गया, और वो अनीमिया जिसके अंदर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया हम किसी बंदे में देखें, वो
एनीमिया जिसके अंदर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी और उसकी वजह से हम किसी बंदे के अंदर एनीमिया देखें, तो बच्चों इस तरह के एनीमिया को हम कहते होते हैं सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया आप किस वजह से देख सकते हो। आपने कहना विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से देख सकते होते हैं। हिस्टाडीन से क्या बनता है, हिस्टामिन, आप ये कह सकते हो हिस्टामिन को बनाने में हेल्प करता है। आप ये कह सकते हो कि सीरोटानिन और उसके बाद क्या करता है, नियासिन बनाने में हेल्प करता होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों कि आपके किस किस को बनाने में हेल्प करता है। आपने कहना ग्लूटाथायोन, आपने कहना गाबा, आपने कहना हीम, आपने कहना हिस्टामिन, आपने कहना सीरोटानिन, आपने कहना नियासिन। यहाँ पर इसके अलावा और क्या है, आपको ये पता है कि ये विटामिन B6 यहाँ पे है, आपने कहना ये डोपा को डोपामिन बनाने में हेल्प करता है। तो आपने उधर नहीं जाना, आपने लॉजिकली ये सोचना है। जब आपको ये सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी, उधर जाओगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार ये करता है। उसके अलावा विटामिन B6 बच्चों पता क्या काम करता है, ये ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन के अंदर हेल्प करता होता है। अब ये ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ALT और AST का जो रिएक्शन होता है उसको आप कहते हैं ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, एक तरह का ALT और AST का जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का आपका ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन कहते होते हैं। ठीक हो गया। ओके जी तरह आ जाओ बच्चों जी इधर, और इधर हम देखते हैं कि क्या है। देखो बेटा, हम कहते हैं कि हमारी चीज हर होनी चाहिए कंसेप्ट से याद। ठीक है, ALT और AST की फॉर्मेशन ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन कहते होते हैं, ठीक है। ताकि अगर हम कंसेप्ट से याद करेंगे तो सारा कुछ। B6 से कौन सा अनीमिया होता है भाई, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है कि विटामिन B6 से कौन सा अनीमिया होता है, आपने कहना सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होता है। देखो बच्चों, अब हमने जो चीजें याद की हैं आपने वो सारी की सारी यहाँ पे पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा, कन्वर्टी टू पैराडॉक्सिल फास्फेट लिखा होगा, को फैक्टर ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था कि हाँ जी जनाब ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन ALT AST होता है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कौन से होते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कौन से होते हैं और बच्चों जिसमें डोपा डोपा बनता होता है, क्या बनता है, एक तरह का डोपा बनता है, उसको हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज वाला रिएक्शन कौन सा होता है, जिसमें ग्लाइकोजन आपकी ग्लूकोज के अंदर तब्दील होती है, इसके अंदर भी हेल्प करती होती है। सिंथेसिस ऑफ विच वन, ग्लूटाथायोन, अभी हमने पढ़ा कि ग्लूटाथायोन। उसके बाद आपने क्या कहना है बच्चों, एक बात आपकी आती है यहाँ पे देखें, जस्ट 1 मिनट बच्चों, जस्ट 1 मिनट बच्चों, ये मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे आपका होमोसिस्टीन है, होमोसिस्टीन किस में तब्दील हो रहा है, सिस्टीन के अंदर तब्दील हो रहा है। और ऐसा कौन सा विटामिन है जो होमोसिस्टीन को सिस्टीन के अंदर तब्दील करता है, विटामिन B6 कर रहा है। तो आप सिर्फ रट्टा नहीं लगाओ, आप तरीके से याद करो। आपने कहना है कि होमोसिस्टीन सिस्टीन के अंदर तब्दील करता है और कौन सा विटामिन होता है आपका विटामिन B6। ठीक हो गया, ये आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब ये विटामिन B6 होता है। ठीक है। ओके बच्चों, एक और सब्सटेंस होता है, वो क्या मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए बच्चों, एक होता है सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं होमोसिस्टोथायोनिन, क्या कहते हैं, एक तरह का, तुसी का ना मटर किधर किधर लेके जा रहे हैं यार। अब देखिए एक होता है होमोसिस्टोथायोनिन। होमोसिस्टोथायोनिन जो होता है ये आगे एक और सब्सटेंस के अंदर तब्दील होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टोथायोनिन, क्या कहते हैं, एक तरह का सिस्टोथायोनिन कहते होते हैं। और वो कौन सा विटामिन है जो सिस्टोथायोनिन के अंदर तब्दील करता है, आपने कहना होता है यहाँ पे भी विटामिन B6 होता है। होमोसिस्टीन को आपने कहना है कि सिस्टीन के अंदर जो तब्दील करता है वो कौन है, विटामिन B6 है। आगे एक यहाँ पे ना आपका एक रिएक्शन था, जस्ट 1 मिनट बच्चों, क्योंकि पढ़ाने को तो मैं वैसे भी पढ़ा दूं लेकिन इस तरह आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो हमने इस तरह नहीं याद रखना। लोग कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, बायोकेमिस्ट्री आती नहीं है। बायोकेमिस्ट्री की ऐसी की तैसी की बायोकेमिस्ट्री ना है। देखें बच्चों यहाँ पे लो जी, ये आ जाओ बच्चों, ये होमोसिस्टीन है। होमोसिस्टीन किस में तब्दील हो रही है, सिस्टोथायोनिन के अंदर तब्दील हो रही है। कौन कर रहा है, विटामिन B6 कर रहा है। सिस्टोथायोनिन किस में तब्दील हो रही है, आपने कहना सिस्टीन के अंदर तब्दील हो रही है। कौन कर रहा है, विटामिन B6 कर रहा है। तो अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि विटामिन B6 जो होता है वो क्या काम करता है, आप ये कह सकते हो कि ये होमोसिस्टीन को सिस्टोथायोनिन के अंदर तब्दील करता है। और सिस्टोथायोनिन को किस में तब्दील करता है, सिस्टीन के अंदर तब्दील करता है। यहाँ पे भी B6 है, यहाँ पे B6 है। ठीक होगा बच्चों। तो आपने कहना है कि दोनों पे क्या आएगा, B6 आएगा, जो कि जनाब आपका होमोसिस्टीन को सिस्टोथायोनिन के अंदर तब्दील करेगा और सिस्टोथायोनिन को सिस्टीन के अंदर तब्दील करने में हेल्प करेगा। अब मुझे आपने बताना है कि अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि आपका विटामिन B6 क्या काम करता है, ठीक हो गया, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि विटामिन B6 आपका गाबा बनाने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, आपने कहना ग्लूटाथायोन बनाने में हेल्प करता है। आपने कहना है बच्चों कि ये
ये हीम की सिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। आपने कहना है बच्चों कि ये जनाब आपका एक तरह का नया सीन बनाने में हेल्प करता होता है। आपने कहना है बच्चों कि ये आपका होमोसिस्टीन से आपका सिस्टोथायनिन के अंदर तब्दील करता होता है। आपने कहना है सिस्टोथायनिन से ये सिस्टीन के अंदर बनाने में हेल्प करता होता है। आपने ये कहना है बच्चों कि ये आपका एक तरह का ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन करवाता होता है बच्चों। आपने ये कहना है कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेशन के जो रिएक्शंस होते हैं वो करवाने में हेल्प करता होता है। ठीक हो गया। आ जाओ जनाब, आ गया। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, आपके न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं? ये गाबा आपका न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? मुझे ये बताएं। सिरोटानिन आपका न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? ग्लूटाथायोन आपका रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हेल्प करता होता है, ये सारा। तो अगर किसी बंदे के अंदर इनकी कमी होगी तो ब्रेन के ऊपर एक्ट होगा कि नहीं होगा? बंदे को कन्फ्यूजन, बंदे को एक तरह का, ये सारी की चीजें हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इरिटेबिलिटी आप देखोगे, इरिटेबल हो जाएगा बंदा, ठीक हो गया, बंदे का मूड जो होगा वो चेंज होगा। तो आपने इसके साइड इफेक्ट्स इसकी कमी की वजह से ये देखना है। अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं जी, विटामिन B6, आगे आ जाओ जी। यहाँ पे देखें, अब देखें बच्चों, इसकी वजह से क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अब सारा हो गया होगा, देखें बच्चों, पेरिडोक्सिल पायरोफॉस्फेट इसका दूसरा नाम है, ठीक है। कोफैक्टर ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन, ALT AST। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपने कहना उसके अंदर हेल्प करता होता है। ग्लाइकोजन फास्फोराइलेशन के अंदर हेल्प करता होता है। सिंथेसिस ऑफ द ग्लूटाथायोन, सिस्टोथायनिन, हीम, नायासिन, हिस्टामिन, न्यूरोट्रांसमीटर इंक्लूडिंग द सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक हो गया, डोपामिन, गाबा, इन सब न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प करता है। अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होंगे तो ब्रेन को प्रॉपर मैसेज नहीं जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बंदा इरिटेबल होगा, बंदे को कन्वल्जन्स होंगे, ठीक हो गया। विटामिन B6 की वजह से बच्चों पता क्या होते हैं, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जिन बच्चों को, बंदों को हम आइसोनाइजर देते हैं ना, आइसोनाइजर देते हैं टीबी के पेशेंट को, उसके अंदर हम विटामिन B6 भी देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आइसोनाइजर विटामिन B6 की कमी करवाती है। और अगर आपसे कोई बंदा पूछे ना कि हाँ जी जनाब विटामिन B6 का क्या साइड इफेक्ट है, आपने कहना पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, आपने कहना एक तरह का पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक होगा बच्चों। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का ये आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती होती है, ठीक होगा बच्चों। तो आपको ये पता चल गया कि हाँ जी जनाब ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाएगी। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि हाँ जी जनाब ये हीम की सिंथेसिस करवाती है। अगर फॉर एग्जांपल कि एक तरह का आपकी ये हीम की सिंथेसिस करवा रही है तो इसकी वजह से आपके अनीमिया होगा, और वो कौन सा अनीमिया होगा, आपने कहना वो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होगा। कौन सा अनीमिया होगा, आपने कहना वो सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया होता है। आइसोनायाजाइड के अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं जो कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवाती हैं, ठीक हो गया। वो क्या, आपने कहना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, मतलब कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी जो होते हैं वो भी ये करवाती होती है बच्चों, ठीक हो गया बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। अब यहाँ पे अभी हम ये लिखते हैं और आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ये आपका क्लियर हुआ, डेफिशिएंसी क्या करवाती, कन्वर्जन, हाइपर इरिटेबिलिटी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डेफिशिएंसी इंड्यूसेबल बाय आइसोनाइजाइड एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कि किससे ज्यादा होती है, कि आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का, आपने कहना है कि फॉर एग्जांपल कि ये एक तरह का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और नजर से करवाती है, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया से करवा सकती होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस वो इंपेयर्ड होती है और आयरन की एक्सेस करवाती होती है, ठीक हो गया। ओके बच्चों, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया, कि इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखें बच्चों, यहाँ पे एक तरह का, नेक्स्ट अभी हम आते हैं यहाँ पे, देखें विटामिन B6 के मेन पॉइंट्स। जो आपकी एक बुक है उसके अंदर क्या लिखा है कि इसका दूसरा नाम क्या है? इन पॉइंट्स को आपने लाजमी याद रखना है। पेरिडोक्सिन इसका नाम है, ये हीम की सिंथेसिस करवाती है, ठीक हो गया। ये कैसे करवाएगी इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर हेल्प करती है, जिसके अंदर डोपा जो होता है वो डोपामिन के अंदर तब्दील होता है। ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन में हेल्प करती है, ALT AST बनाती होती है। उसके बाद आपने कहना होता है ये होमोसिस्टीन से सिस्टोथायनिन बनाती है, और सिस्टोथायनिन से सिस्टीन बनाती होती है, ठीक हो गया बच्चों। अगर फॉर एग्जांपल मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, अगर किसी बंदे के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये आपने याद रखनी है, अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन B6 की कमी हो जाएगी तो उसके अंदर आपका होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? शाबाश, ये बता दीजिएगा जी, होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जल्दी बताइएगा। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा। बच्चों एक बात अपने जहन के अंदर रख लें, जब सर भी आपकी आपकी वॉइस। बॉडी के अंदर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ क्या होता है। अभी भी वॉइस का इशू आ रहा है बच्चे? हेलो 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 हेलो।
हेलो 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 हेलो। ओके, आपने कहना है जब भी आपकी बॉडी के अंदर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ता है तो ये क्या काम करता है। देखो बच्चों, ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ता होता है तो बड़ा हुआ होमोसिस्टीन क्या काम करता होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर क्लॉट की फॉर्मेशन करवाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रम्बस करवाता है। जब किसी भी ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रम्बस बनना शुरू हो जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपने कहा इसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से। वो गलती समझ आई कि नहीं आई। तो आपने कहना कि होमोसिस्टीन को सिस्टोथायानीन या सिस्टीन के अंदर जो तब्दील करता है वो विटामिन B6 होता है। और आपने कहना अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन B6 की कमी हो जाएगी तो होमोसिस्टीन का जो लेवल होगा वो बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। और जब ये होमोसिस्टीन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बनाता है। जब आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बनेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि बंदे को हार्ट अटैक हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू बच्चों, आपने ये कहना होता है कि एक तरह का जो भी बंदा जिसके अंदर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ता है तो उनकी जो आईज होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया। उसकी जो आईज होती हैं वो डाउनवर्ड लेंस जाता है, सबलक्सेशन ऑफ द लेंस क्या कहते हैं एक तरह का, इसको हम लफ्ज बोलते हैं सबलक्सेशन ऑफ द लेंस। ठीक है, लेंस मतलब कि जो आई का जो लेंस है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो जाता है, नंबर टू। नंबर थ्री, जब भी किसी बंदे के अंदर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ता है तो ये बंदा ऐसा दिखता है जैसा कि मार्फन मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट हो। बच्चों मुझे अब आपने ये बताना है, जो मार्फन सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है अगर आपको याद हो तो मार्फन सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है उसके हाथ लंबे होते हैं, उसके पांव लंबे होते हैं, उसकी उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, उसका कद बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो आपने कहना है कि ये दिखने में तो बंदा ऐसा लगता है जैसा कि मार्फन सिंड्रोम का हो। और इसको आप कहते होते हो मार्फिनाइड हैबिटस। वो बंदा जो बिल्कुल सेम ऐसा लगे कि हाँ जी जनाब ये मार्फन सिंड्रोम का बंदा है, इसको आप कहते हो मार्फिनाइड हैबिटस। क्या कहते हैं एक तरह का मार्फिनाइड हैबिटस। ठीक हो गया बच्चों, ये आपने याद रखना है कि हाँ जी जनाब दिखने में ऐसा लगता है। ठीक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों, तो अब आपको पता होना चाहिए जैसा कि मैंने बोला कि हाँ जी जनाब कि ये एक तरह का दिखने में ऐसा लगता होता है जैसा कि इसको मार्फन सिंड्रोम हो। अब दूसरी बात आप लोगों ने ये अपने जहन के अंदर रखनी है कि इसको फिर हम आपका होमोसिस्टीन को मार्फन सिंड्रोम से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मार्फन सिंड्रोम का जो पेशेंट होगा और होमोसिस्टीन का जो पेशेंट होगा उसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो बच्चों, जो मार्फन सिंड्रोम का जो पेशेंट होता है ना उसमें ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं, जैसा कि बेरी एनोरिज्म। क्या होता है एक तरह का बेरी एनोरिज्म। उसमें क्लॉट नहीं बनता, क्लॉट इसमें बनता है। समझ आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि एक दूसरे को डिफरेंशिएट करता है। आपका हार्ट अटैक किसमें होता है, मार्फन सिंड्रोम में नहीं होता। वो आपका किसमें होता है, वो बेरी एनोरिज्म। वो किसमें होता है, वो आपने कहना होमोसिस्टीन के लेवल बढ़ने की वजह से होता है। क्लियर है बच्चों, हालांकि ये चीज इधर नहीं लिखी हुई, मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे रहें कि जो फर्स्ट एड पे लिखा है सिर्फ वही याद करना है तो फिर अल्लाह हो गया। ठीक हो गया, फिर एग्जाम क्लियर कोई नहीं होते जे। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि हाँ जी जनाब इसकी वजह से होता है कि होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ता है, होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ने की वजह से ब्लड के अंदर क्लॉट बनता है, ब्लड के अंदर क्लॉट बनने की वजह से बंदे को हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, मेरी बात सुने। आपने कहना है कि होमोसिस्टीन का लेवल जब बढ़ेगा उसकी वजह से क्लॉट हो सकता है, लेकिन मार्फन सिंड्रोम के अंदर बंदे को क्लॉट नहीं बनता, बंदे को हार्ट अटैक नहीं होता। लेकिन मार्फन सिंड्रोम के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। जब इलास्टिसिटी होती है ब्लड वेसल्स की बढ़ती है तो जब भी किसी भी बंदे का ब्लड प्रेशर थोड़ा पीक पे जाता है तो ब्लड वेसल्स रप्चर हो सकती हैं, खास तौर पर आपकी ब्रेन की वेसल्स रप्चर हो सकती हैं जिसको आप कहते हैं बेरी एनोरिज्म, जिसकी वजह से बंदे के अंदर हम स्ट्रोक देख सकते हैं। अब समझ आ गई है, बेरी एनोरिज्म हम देख सकते हैं, ये आपने याद करना होता है। अब हम डिस्कस करते हैं विटामिन B7 को कि विटामिन B7 क्या होता है। देखिए बच्चों, विटामिन B7 का जो दूसरा नाम होता है वो जनाब आपका क्या होता है, एक तरह का बायोटीन होता है। तो आपने कहना है कि विटामिन B7 का जो दूसरा नाम है वो क्या एक तरह का बायोटीन है। क्लियर हो गया। अब आपने कहना है आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि फॉर एग्जाम्पल विटामिन B7 का दूसरा नाम क्या एक तरह का बायोटीन होता है। बायोटीन, ओके। ये क्या काम करवाता होता है, आपने कहना है ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवाता है। बच्चों कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। आपने कहना है कि हाँ जी जनाब आपने कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर एक तरह का कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। आपने कहना कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो होते हैं जो कि आपके कार्बन को ऐड ऐड करता है। ठीक हो गया। आपने कहना है कि जो कि कार्बन का एक तरह का ऐड करता होता है। आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है। ठीक हो गया, आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि हाँ जी जनाब ये कार्बन को आपके अंदर ऐड करता होता है। अब आप खुद सोचें, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा रिएक्शन जो कि कार्बन को ऐड करेगा उस तरह के रिएक्शन को हम कहते होते हैं कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बच्चों, एक छोटे से साइकिल के अंदर हमने चार पांच बातें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि कैसे। फॉर एग्जांपल बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या बनता था, ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट था बच्चों वो क्या था। ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट था उसका नाम क्या था, शाबाश, हाँ जी।
ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट था उसका नाम क्या था? अगर कहीं भी किसी भी जगह पे कार्बोक्सिलेज एंजाइम आ जाए, अगर कहीं भी किसी भी जगह पे कार्बोक्सिलेज एंजाइम आ जाए, तो आपने क्या सोचना है कि यहाँ पे विटामिन कौन सा होगा? विटामिन बी 7। अगर कहीं भी किसी भी जगह पर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आ जाए, तो आपने क्या सोचना है? आपने सोचना है या तो विटामिन B2 होगा या विटामिन B3 होगा। विटामिन B3 ऑन द टॉप होगा। ठीक हो गया, ये आपने सुना है। उसके बाद